था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि शैवालों को उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है, और मैंने आपको बताया था कि शैवालों को उद्योगों में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि शैवालों से हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। सो मैंने आपको उसमें सबसे पहले अगार अगार के बारे में बताया था, फिर हम लोगों ने एल्जिनेट के बारे में पढ़ा था, और फिर हम लोगों ने बेटा कैराजीनिन के बारे में पढ़ लिया था, और कैराजीनिन के बाद बेटा हम लोगों ने डायटोमाइट के बारे में भी पढ़ लिया था। और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने तीसरा पढ़ना शुरू किया था, लाभदायक महत्व में तीसरा हमारा क्या बेटा, खनिज तत्वों के स्रोत के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि खनिज तत्वों के स्रोत के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है, और इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके बाद आज हम चौथे नंबर का लाभदायक महत्व पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है औषधि के रूप में एल्गी एज मेडिसिन। तो शैवालों को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे क्लोरेला और क्लेडोफोरा और लिंगबाया आदि हरे शैवालों को मतलब क्या करते हैं बेटा, आदि इनका उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक। सो क्लोरेला हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, लिंगबाया हो गया, ये आपके बच्चों क्या हैं, ये ग्रीन एल्गी हैं। ग्रीन एल्गी का मतलब हरे शैवाल है, और इनसे बच्चों आपको क्या मिलती है, एंटीबायोटिक। इनसे आपको क्या मिलता है बेटा, एंटीबायोटिक पदार्थ मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। और ये एंटीबायोटिक पदार्थ बेटा करते क्या है, ये जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार क्लोरेला से बेटा क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। कारा तथा बेटा आप चाहे से नाइटेला भी पढ़ सकते हो। कारा तथा नाइटेला शैवालों का उपयोग मलेरिया को रोकथाम मतलब मलेरिया के रोकथाम में किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों फ्यूकस से हमें कौन सी औषधि मिलती है, फ्यूकस से बेटा हमें बेटा कौन सी औषधि मिलेगी, जल्दी बताओ फटाफट। फ्यूकस से हमें फ्यूकोडीन, बेटा कौन सी औषधि मिलती है आपको, फ्यूकोडीन औषधि मिलती है फ्यूकस से। सो फ्यूकस से हमें फ्यूकोडीन औषधि मिलेगी बेटा, और इस औषधि का उपयोग रुधिर का थक्का बनाने में किया जाता है। सो शैवालों का आप देख रहे हो बेटा, शैवालों जो है ठीक है, शैवालों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो शैवाल हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे आज हमारा ये चौथा लाभदायक महत्व है, औषधि के रूप में। और औषधि के रूप में ये हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, चौथा लाभदायक महत्व है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 नंबर, ठीक है, ये आपका चौथा लाभदायक महत्व हो जाएगा। चलो अब मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा, कौन कौन सा शैवाल, तो जैसे क्लोरेला वगैरह हो गया, ठीक है, आपका क्लोरेला हो गया, लिंगबाया हो गया, और क्लेडोफोरा, ये हरे शैवाल हैं, और इनसे बेटा क्या होता है, एंटीबायोटिक पदार्थों का निर्माण होता है। सो क्लोरेला हो गया, ठीक है, क्लेडोफोरा हो गया, और लिंगबाया आदि हरे शैवालों से एंटीबायोटिक ठीक है प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार कारा और नाइटेला भी आप बोल सकते हो, नाइटेला, ठीक है, शैवालों का उपयोग, कारा तथा नाइटेला शैवालों का उपयोग बेटा हम लोग किसमें करते हैं, मलेरिया की रोकथाम में किया जाता है।
सुकारा तथा नाइटेला शैवालों का उपयोग मलेरिया की रोकथाम में किया जाता है। मलेरिया रोग की रोकथाम में किया जाता है। रोकथाम में किया जाता है। सब लोग बेटा इसको नोट करिएगा जल्दी से। क्लियर? तो पहले आप लोग बेटा औषधि के रूप में ये दोनों को जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको बेटा बताऊंगा कि जो क्लोरेला होता है, ठीक है, क्लोरेला, क्लोरेला से आपका क्या मिलता है बेटा? क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। और फ्यूकस से बेटा आपको फ्यूकोइडीन, कौन सी औषधि मिल रही है बेटा फ्यूकस से? मेरे साथ साथ बोलो, फ्यूकस से मिलती है फ्यूकोइडीन। तो ये फ्यूकस से मिलेगा और ये करता क्या है? सो ये रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। जो फ्यूकोइडीन होता है बेटा, फ्यूकोइडीन क्या करता है? फ्यूकोइडीन होता है या रुधिर का थक्का जमने से, एक तरह से, या रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। कौन? फ्यूकोइडीन। ठीक है, सो फ्यूकोइडीन। क्लियर? कौन सी है? फ्यूकोइडीन। और बच्चों फ्यूकस से मिलेगा फ्यूकोइडीन औषधि। ठीक है, और आगे लिखेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड में नोट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग कौन सा सवाल बेटा? क्लोरेला से क्लोरेलिन, क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। जो साथ साथ बोलो, एक और क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरेला से हो जाएगा, और फ्यूकस से फ्यूकोइडीन, फ्यूकस से फ्यूकोइडीन, फ्यूकस से फ्यूकोइडीन औषधि प्राप्त होती है। औषधि प्राप्त होती है, प्राप्त होती है जो रुधिर का थक्का बनने से रोकती है। जो रुधिर का थक्का बनने से रोकती है। ये रुधिर का थक्का बनने से क्या करेगी बेटा? रोकती है। चलो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। तो ये भी बेटा नोट कर लीजिएगा। ये भी आपका किस में आ जाएगा बच्चों? यह भी आ जाता है आपका औषधि के रूप में। फ्यूकोइडीन बेटा नोट कर लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हम लोग अब। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अब हमें पढ़ना है उर्वरक के रूप में। तो बच्चों शैवालों को उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और यह हमारा प्यारे बच्चों लाभदायक महत्व में 5वां हो जाएगा, उर्वरक के रूप में। कुछ शैवाल भूमि की उर्वरता, मतलब उर्वरता, कुछ शैवाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहयोग करते हैं, जैसे आपका नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, ओसिलोटोरिया और साइटोनेमा, और आपका एक और शैवाल होता है बेटा, क्या नाम हो जाएगा इसका? आलोसीरा। और ये उतना इंपॉर्टेंट, अगर इसमें बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शैवाल होता है पेपर में जो आता है वो आता है नॉस्टॉक। नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है नॉस्टॉक, एनाबीना, ओसिलोटोरिया और साइटोनेमा। ये जो आपके बेटा शैवाल होते हैं, ठीक है, इन शैवालों जो है ये क्या करेंगे? भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो कुछ शैवाल बेटा क्या करते हैं? जो कुछ शैवाल होते हैं ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो कुछ शैवाल भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, और कौन कौन से शैवाल बेटा? नॉस्टॉक, एनाबीना, ओसिलोटोरिया और आपका
एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा साइटोनेमा। तो ये आपके बेटा क्या हो जाएंगे, ये आप 4 सवालों का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और जो ओलोस्टीरा है बेटा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नीट के एग्जाम में नॉस्टॉक, एनाबेना, ओसिलेटोरिया, ठीक है, ओसिलेटोरिया और बेटा आपका साइटोनेमा, इनको आपको ध्यान रखना है हमेशा बेटा, क्लियर। चलो सो ये आपके हो जाएंगे बेटा। इसके अलावा ठीक है, आदि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता के साथ साथ पैदावार भी बढ़ोतरी होती है। तो ये जो मैंने आपको सवाल बताया बेटा, ये क्या होता है, इनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इन सवालों में बच्चों क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, जिससे बच्चों क्या होगा, जिससे भूमि की उर्वरता और पैदावार बेटा दोनों बढ़ता है। समुद्री शैवाल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्री शैवाल फ्यूकस और सार्गेसम, ठीक है। और इसके अलावा बेटा टर्बोनेरिया है, बट टर्बोनेरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टर्बोनेरिया को आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन सार्गेसम और फ्यूकस बेटा क्या बेटा, ये क्या करेंगे, खाद के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। सो जैसे आपका बेटा कौन सा सवाल हो गया है, फ्यूकस और सार्गेसम, इनका उपयोग बेटा क्या होगा, खाद के रूप में, इनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। और ये बच्चों क्या होते हैं, यह आपके समुद्री शैवाल होते हैं। सो शैवाल बेटा भूमि की उर्वरता में नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, आज का हमारा 5वां नंबर हो जाएगा बेटा, लाभदायक महत्व में भूमि की उर्वरता। ठीक है। सो भूमि की उर्वरता में बच्चों आपका कौन कौन सा सवाल है, अभी मैंने आपको बताया, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, ठीक है, आपका साइटोनेमा और बेटा क्या हो जाएगा, एनाबीना, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया और बेटा साइटोनेमा। तो भूमि की उर्वरता या उर्वरक के रूप में भी आप लिख सकते हो उसको, उर्वरक के रूप में या भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, ठीक है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में या उर्वरक के रूप में। ठीक है बेटा। सो कौन कौन से सवाल है, चलो मेरे साथ साथ लिखो बेटा। तो आपका नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया और बच्चों साइटोनेमा, आदि शैवालों में, ठीक है। अंडरलाइन बच्चों जरूर किया करो, जब भी सवाल का नाम लिखो अंडरलाइन भी करा करो बेटा, ठीक है। आदि शैवालों में, आदि शैवालों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो इन शैवालों में बच्चों क्या पाया जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जिससे भूमि की उर्वरता, जिससे बच्चों क्या होता है, भूमि की उर्वरता और पैदावार दोनों बढ़ती है, से भूमि की उर्वरता पैदावार दोनों बढ़ती है। क्लियर बच्चों। सो सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इन सवालों के नाम। इसके अलावा बेटा जैसे आपको मैंने बताया फ्यूकस और सार्गेसम, फ्यूकस और सार्गेसम, फ्यूकस और सार्गेसम,
समुद्री शैवाल है ये आपके, समुद्री शैवाल का उपयोग, फ्यूकस और सार्गैसम का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है, खाद के रूप में भी किया जाता है, खाद के रूप में भी किया जाता है। तो फ्यूकस और सार्गैसम, ठीक है, इनका उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, उपयोग खादों के रूप में भी किया जाता है। तो सब लोग बेटा नोट कर लीजिएगा फटाफट। और यहां से हमारा ये भी बच्चों कंप्लीट हो गया है, क्लियर। तो उर्वरक के रूप में अगर आता है बच्चों तो नोट कर लीजिएगा, शैवालों को उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और आप इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्लियर बच्चों। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट नंबर पर आते हैं बेटा। उर्वरक के रूप के बाद वाहित मल के समापन में, सो वाहित मल के समापन में भी बच्चों किसका उपयोग करते हैं, शैवालों का। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाहित मल के समापन में। सो अभी हमने पढ़ा बेटा 5वां नंबर हमारा था उर्वरक के रूप में। अब इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाहित मल के समापन। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, लाभदायक, बेटा ये जो हमारा लाभदायक महत्व है उसका ये सबसे अंतिम भाग हो जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा लाभदायक महत्व था, ठीक है, लाभदायक महत्व में ये हमारा सबसे लास्ट नंबर पर आ जाएगा, लाभदायक महत्व वाहित मल के समापन में। सो वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, किंतु इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वाहित मल आप जानते हो आपके घरों के जो सीवेज वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे जंतुओं का जो एक कह सकते हो उत्सर्जी पदार्थ, जंतुओं का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो घरों से निकलता है, ठीक है, और उस उत्सर्जी पदार्थ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वाहित मल, ठीक है। जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है, मल, और वह मल बेटा सीवर वगैरह के द्वारा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। सो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं वाहित मल, ठीक है। सो जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ को हम मल कहते हैं, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ को बेटा हम मल कहते हैं। और यह सीवर वगैरह के द्वारा आप देखते हो पानी के द्वारा ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है, और यह कहलाता है बेटा वाहित मल, ठीक है। क्या कहलाएगा, जल के द्वारा या एक जगह से दूसरी जगह पे जाता जाएगा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वाहित मल, क्या बोलेंगे, वाहित मल, समझ में आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे, वाहित मल। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये वाहित मल में क्या होता है बेटा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, किंतु इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः वाहित मल के ऑक्सीकरण के लिए अनेक शैवालों की सहायता ली जाती है, और इसलिए वाहित मल का ऑक्सीकरण के लिए अनेक शैवालों की क्या की जाती है बेटा, सहायता ली जाती है। वाहित मल का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है। सो जो वाहित मल का ऑक्सीकरण है, शैवाल आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण से शैवाल क्या लेता है, ऑक्सीजन, ठीक है। उस ऑक्सीजन का उपयोग वाहित मल का ऑक्सीकरण में किया जाता है। सो वाहित मल का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा, क्लियर बेटा, वाहित मल का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है, जिससे वाहित मल में उपस्थित यौगिकों का विघटन खनिज अवयवों में हो जाता है, और इसका उपयोग फिर खाद के रूप में किया जाता है। और वो कौन से शैवाल है बच्चों जो आपके वाहित मल के समापन में उपयोग होते हैं, सो वाहित मल के समापन में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास और युग्लिना। सो वाहित मल के बेटा समापन में कौन कौन से उपयोग होते हैं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और युग्लिना। सो सबसे पहले वाहित मल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी वाहित मलों के ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है। इसलिए वाहित मलों के ऑक्सीकरण के लिए शैवालों की सहायता ली जाती है। अब शैवाल क्या करेंगे, वाहित मलों का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा, ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है। सो जो वाहित मल का ऑक्सीकरण होगा बेटा वो शैवालों द्वारा प्राप्त, ठीक है, और शैवाल किससे प्राप्त करेंगे बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। शैवाल जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। तो वाहित मल का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन से कराया जाता है। और जब वाहित मल का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये वाहित मल जो है उसके यौगिकों का विघटन हो जाएगा, और वाहित मल के जब यौगिकों का विघटन हो जाएगा तो उसके बाद जो खनिज अवयव प्राप्त होंगे उस खनिज अवयवों को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसमें आपका क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना शैवालों का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे वाहित मल के समापन में, हमारा ये अगली हेडिंग हो जाएगी, वाहित मल के समापन में वाहित मल के समापन में और वाहित मल के समापन में बच्चों हम लोग किसका किसका उपयोग करते हैं? मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले हम लोग उपयोग करेंगे, सबसे पहले वाहित मल में ऑक्सीजन की मात्रा, वाहित मल में ऑक्सीजन की मात्रा कम, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम, तथा कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा कार्बनिक और अकार्बनिक तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ठीक है बेटा, वाहित मलों के ऑक्सीकरण के लिए, इसलिए वाहित मल के ऑक्सीकरण के लिए शैवालों की सहायता ली जाती है। शैवालों की सहायता ली जाती है। वाहित, आगे लिखिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में, वाहित मल का ऑक्सीकरण, वाहित मल का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त बेटा किसके द्वारा होगा? प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है, या ऑक्सीजन द्वारा होता है, ऑक्सीजन द्वारा होता है, कराया जाता है, लिख सकते हो, ऑक्सीजन से कराया जाता है। वाहित मलों का, जो वाहित मल होंगे, वाहित मल का ऑक्सीकरण शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है, शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त
प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है, जिससे वाहित, ठीक है बेटा, जिससे क्या होता है, जो वाहित मल होगा उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाता है। वाहित मल में पाए जाने वाले, वाहित मल में पाए जाने वाले यौगिकों का, पाए जाने वाले यौगिकों का विघटन हो जाता है, यौगिकों का विघटन हो जाता है। और जब यौगिकों का विघटन हो जाएगा बेटा, पाए जाने वाले यौगिकों का विघटन हो जाता है, जिससे प्राप्त होने वाले खनिज अवयवों का उपयोग, खनिज अवयवों का उपयोग, अवयवों का उपयोग खादों के रूप में, अवयवों का उपयोग खादों के रूप में किया जाता है, खादों के रूप में किया जाता है। हो गया बच्चों, सब लोग नोट कर लो। और उदाहरण बेटा क्या लिखोगे, जैसे क्लोरेला, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे क्लोरेला हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा आपका क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, क्लियर। जैसे क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और यूग्लिना हो गया, ठीक है। इन शैवालों का उपयोग किया जाता है बेटा, यूग्लिना, सब लोग नोट कर लो बेटा। इन शैवालों का उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है, जल्दी से बोलो। सुवाहित मल के समापन में, सब लोग बेटा नोट करो जल्दी से। सुवाहित मल के समापन में आप लोग ये सभी पॉइंट को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलो यहां से हेडिंग लिखो, ठीक है। सब लोग बेटा इसको जल्दी से लिखो फटाफट, यहां से इसको सब लोग कंप्लीट करो जल्दी से इसको। सुवाहित मल के समापन में हो गया बेटा यहां तक। आगे नेक्स्ट पॉइंट के बाद नोट करो इसको, ये ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा नोट कर लीजिएगा। और एक और बता देता हूं, 7वां नंबर एक और बता देता हूं, अनुसंधान कार्यों में, अनुसंधान कार्यों का बेटा मतलब रिसर्च में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको नोट करना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा फिर जाके पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। लाभदायक महत्व में हमारा जितना भी था, सो लाभदायक महत्व में फिर जाके हमारा पूरा समाप्त हो जाता है। अनुसंधान में बेटा कौन सा सवाल यूज होता है, तो नाम लिख लेना बेटा, न्यूरोस्पोरा। ये आपका सबसे अंतिम नंबर हो जाएगा बेटा। जाके हमारा ये जो लाभदायक महत्व है शैवालों का, जो हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक महत्व, शैवालों के आर्थिक महत्व में बच्चों ये हमारा अब जाकर पूरा हो चुका है। तो शैवालों के आर्थिक महत्व में लाभदायक जो हमारा महत्व था वो पूरा हो गया है। तो यहां से हमारा बच्चों ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको लाभदायक महत्व पढ़ाया था, ये लाभदायक महत्व पूरा हो जाता है। क्लियर। सो यहां से हमारा बच्चों ये लाभदायक महत्व पूरा हो गया। पहला भोजन के रूप में, दूसरा मैंने बोला आपको उद्योग में, तीसरा बेटा आपका हो गया
ठीक है। तीसरा बेटा आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, खनिज पदार्थ। खनिज तत्वों के स्रोत के रूप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रोमीन वगैरह किससे मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट था ना। ब्रोमीन वगैरह मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन किससे मिल रहा है। सो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था रोडीमेनिया और पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन बेटा नीट में आ जाते हैं आपको, ठीक है। सो खनिज तत्व के स्रोत के रूप में, फिर मैंने आज आपको पढ़ाया औषधि के रूप में, ठीक है, उर्वरक के रूप में और वाहित मल के समापन में, और मैंने एक और आपको आज पढ़ाया अनुसंधान कार्यों में। क्लियर। और अब हम आते हैं बेटा हानिकारक। अब जो कुछ शैवाल होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं, तो अब बेटा हम शैवालों के जो आर्थिक महत्व चल रहा था उसमें हानिकारक शैवालों के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो इन सभी लाभदायक कार्यों के अतिरिक्त कुछ शैवाल हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, ये निम्नलिखित हैं। तो जैसे मैंने आपको कुछ शैवालों का नाम बता रहा हूं, एक शैवाल है बेटा आपका माइक्रोसिस्टिस, लिंगबाया, क्रोकोकस और एनाबीना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिंगबाया है और क्रोकोकस है और एनाबीना है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइरुलिना भी आप जरूर ऐड कर देना। ये जलाशयों में क्या करते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, ठीक है, लिंगबाया, क्रोकोकस, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ये जो शैवाल होते हैं बच्चों, ये जलाशयों में जल उफान बनाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होने से वहां का जो पानी है, ठीक है, यह सड़ जाता है और पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसके अलावा इनके द्वारा विषैले पदार्थ भी निकलते हैं, जिससे मछलियां व पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम बोले जलाशयों में जल उफान का मतलब बहुत तेजी के साथ ये बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आपका बेटा लिंगबाया है, माइक्रोसिस्टिस है, ठीक है, ये आपका माइक्रोसिस्टिस हो गया, जैसे आपका क्रोकोकस हो गया, एनाबीना हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, ये जल में बेटा यहाँ जल होगा या जलाशय आप बोलो, जहां पानी इकट्ठा है, ठीक है, वहां पर बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जलाशयों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, ये जलाशयों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, मतलब जलाशयों में जल उफान बनाते हैं, जिससे जो जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसके अलावा इन शैवालों से कुछ हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं, जिससे मछलियों एवं बेटा पशुओं की मृत्यु हो सकती है। तो जैसे आपको याद रखना है, माइक्रोसिस्टिस, लिंगबाया, एनाबीना, क्रोकोकस और स्पाइरुलिना, ठीक है, इन शैवालों को बच्चों आपको नाम याद रखना है। सो अब हम आ जाते हैं बेटा, तो हमारा लाभदायक महत्व समाप्त, और अब आते हैं बेटा हम लोग हानिकारक शैवालों के बारे में जानते हैं। सो अब ये हमारा शैवालों का आर्थिक महत्व में दूसरी हेडिंग आ जाएगी, हानिकारक शैवाल। सो कौन कौन से हानिकारक शैवाल है बच्चों, माइक्रोसिस्टिस, लिंगबाया और, ठीक है, लिंगबाया हो जाएगा, और बोलो लिंगबाया, क्रोकोकस, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ठीक है। ये शैवाल बच्चों क्या करते हैं, ये जल उफान उत्पन्न करते हैं, जलाशयों में जल उफान उत्पन्न करते हैं। आदि शैवाल जलाशयों में जल उफान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आदि शैवाल जलाशयों में जल उफान को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम, ठीक है। जल उफान मतलब इंग्लिश में नोट करिएगा बच्चों, वाटर ब्लूम बोलते हैं। वाटर ब्लूम मतलब बहुत ज्यादा शैवाल इकट्ठा हो जाते हैं पानी में, वाटर ब्लूम, जिससे पानी सड़ने लगता है, ठीक है। जल उफान उत्पन्न करते हैं,
उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जल उफान उत्पन्न करते हैं, जल उफान उत्पन्न करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और पानी पीने योग्य नहीं रहता है, और पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है, और पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। इन शैवालों से कुछ जहरीले पदार्थ भी निकलते हैं, इन शैवालों से कुछ जहरीले पदार्थ निकलते हैं, इन शैवालों से कुछ जहरीले पदार्थ भी निकलते हैं, जिनसे मछलियां तथा, ठीक है, मछलियां तथा बच्चों कौन मर जाता है, जिनसे मछलियां तथा पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिनसे मछलियां तथा पशुओं की मृत्यु हो जाती है। सो यहां से बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा। क्लियर? सब लोग पहले बेटा इसको नोट कर लीजिए, शैवालों का ये जो हानिकारक शैवाल है के बारे में सब लोग बेटा नोट कर लो जल्दी से। क्लियर? ये हमारी हेडिंग हो जाएगी और सब लोग इसको नोट कर लो। क्लियर बच्चों? हो गया नोट यहां तक? चलो सबने यहां तक नोट कर लिया बेटा? हाँ सब लोग इसे नोट कर लो आराम से बेटा। क्लियर? चलो इसके बाद बच्चों इसको भी नोट कर लो। ओके बच्चों सबने नोट कर लिया एकदम? चलो आराम से नोट करो एकदम बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नंबर आते बेटा। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अनेकों समुद्री खरपतवार जहाजों के, ठीक है, जहाजों का सबसे नीचे वाला भाग होता है वहां उगाते हैं, जो इन जहाजों की गति को अवरोध उत्पन्न करते हैं। सो कुछ शैवाल जो होते हैं बेटा वो जहाजों की जो पेंदी होती नीचे, ठीक है, सो जहाजों की पेंदी में आपके उगाते हैं और जिससे जहाजों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह अवरोध जहाजों का फाउलिंग कहलाता है। तो फाउलिंग ऑफ शिप्स बेटा ये किससे होता है, शैवालों से। इसके अतिरिक्त चाय तथा कॉफी पर सिफेल्यूरोस एक शैवाल है बेटा, सिफेल्यूरोस जो है, क्या नाम बेटा इसका, सिफेल्यूरोस वाइरिसेंस। सो सिफेल्यूरोस बेटा वाइरिसेंस जो द्वारा आपका चाय और कॉफी में रोग होता है। और चाय और कॉफी में कौन सा रोग होगा, चाय और कॉफी में होने वाले रोग का नाम रेड रस्ट ऑफ टी, मतलब चाय का गेरोई रोग। तो चाय और कॉफी की पत्तियों में बच्चों कौन रोग फैलाता है, ठीक है, चाय और कॉफी की जो पत्तियां वगैरह होंगी, ठीक है, तो चाय और कॉफी की बेटा जो पत्तियां वगैरह होंगी इसमें कौन रोग फैलाएगा, जल्दी बोलो फटाफट, आपका सिफेल्यूरोस बेटा वाइरिसेंस। सिफेल्यूरोस वाइरिसेंस द्वारा चाय की जो पत्ती वगैरह होंगी उसमें बेटा रेड रस्ट ऑफ टी रोग होता है। क्लियर? और इसके अलावा फॉलिंग ऑफ शिप्स, जहाजों की गति को भी कौन कम कर देता है बेटा, शैवाल। कैसे कम करता है मैंने बताया है। सो इसके बाद बच्चों हम लोग लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या बच्चों, रेड रस्ट ऑफ टी। रेड रस्ट ऑफ टी चाय का गेरोई रोग, बोलो बेटा किससे होता है, चाय का
गेरोई रोग, नीट में आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। गेरोई रोग होता है सिफेल्यूरोस, ठीक है बेटा। चलो, सो चाय का गेरोई बेटा किससे हो रहा है? सिफेल्यूरोस आपका वायरेसेंस, ठीक है, सिफेल्यूरोस वायरेसेंस से हो रहा है, सिफेल्यूरोस वायरेसेंस, सब लोग नोट कर लो बेटा, सिफेल्यूरोस वायरेसेंस, वायरेसेंस से हो रहा है ये आपका, क्लियर। सो सिफेल्यूरोस किससे हो रहा है? वायरेसेंस, सब लोग बेटा इसको नोट कर लो, ये यहां से इसको ये लगाना केवल। चलो, सबने नोट कर लिया। तो बेटा चाय की पत्तियों में गेरोई रोग किससे हो रहा है? सिफेल्यूरोस वायरेसेंस से हो रहा है। और सब लोग बेटा इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये चाय की जो पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसमें गेरोई रोग होता है, मतलब चाय का गेरोई रोग बोलेंगे आप इसे। तो चाय का गेरोई रोग किससे होगा? मतलब सिफेल्यूरोस आपका वायरेसेंस, मतलब रेड रस्ट ऑफ टी, किससे हो रहा है? सिफेल्यूरोस वायरेसेंस। सब लोग नोट कर लेना बेटा फटाफट, हो गया। चलो, तो यहां से बच्चों हमारा पूरा का पूरा ये समाप्त हो गया है, और शैवालों का आर्थिक महत्व जो है पूरा का पूरा बच्चों समाप्त हो गया है। और अब आते हैं बच्चों आज के हम लोग डीपीपी पर। सो आज के डीपीपी पर आएंगे, सब लोग इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रोग है, नीट में पूछा जा सकता है बेटा यहाँ से क्वेश्चन, क्लियर। चलो आगे आते हैं बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर आज के डीपीपी पर। आज के डीपीपी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन बच्चों, वाहित मल के समापन में किन शैवालों का उपयोग किया जाता है? वाहित मल के समापन में किन शैवालों का उपयोग किया जाता है? क्लियर, सब लोग पहले बता दूं, सब लोग बताना बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जल उफान उत्पन्न करने वाले शैवालों का नाम। जल उफान उत्पन्न करने वाले शैवालों का नाम, शैवालों के, सब लोग बताना बेटा, शैवालों के नाम, जल उफान उत्पन्न करने वाले शैवालों के नाम। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बताइए, क्लोरेला से कौन सी औषधि, क्लोरेला से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो क्लोरेला से कौन सी औषधि प्राप्त होगी? चौथा क्वेश्चन, मलेरिया रोग के, मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए किन शैवालों का उपयोग किया जाता है? किन शैवालों का उपयोग किया जाता है बेटा, बताइएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, चाय का गेरुई रोग, चाय का गेरुई रोग मतलब रेड रस्ट ऑफ टी किस शैवाल द्वारा होता है? किस शैवाल द्वारा होता है? तो सब लोग इसे बताएंगे मुझे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्लियर बेटा, यहाँ से कई क्वेश्चन नीट में मिल जाते हैं बेटा, आपके नीट में शैवालों के आर्थिक महत्व क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आज के बच्चों 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।